हिंदुस्तान। हम बलराम किसान हैं और आप हैं बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर में। यह एक किसानों का संगठन है और हम एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट पर पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं, जिसमें कर्जा मुक्त अभियान चल रहा है, सॉइल टेस्ट चल रहा है, सॉइल एनालिसिस करके फार्मरों को खुद का क्रॉप डॉक्टर बनाना, ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैं अभी की कड़ी में लेके आया हूँ। एक मेरे मित्र हैं जिनकी सॉइल टेस्ट हुई है, तो उनकी एनालिसिस मैं करके देख रहा हूँ। आत्माराम जी पाटीदार, विलेज लिंगवा, तहसील कुक्सी, जिला बड़वानी धार। इन्होंने चने की फसल लगा रखी है और अब फ्यूचर क्रॉप में ये चिली और कॉटन लगाने वाले हैं। तो इनका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं और इसमें क्या बेहतर करें, क्योंकि सॉइल की हेल्थ जानने के बाद में उसको डायग्नोस करके उस दिशा में आगे बढ़ा जाए अगर, तो हम फार्मिंग को एक नए आयाम पर लेकर जाएंगे। बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का ग्रुप है जिसमें पूरे भारत के फार्मर जुड़े हैं और आप भी जुड़ सकते हो। और पूरे भारत से जो मुझे सुन रहा है वह सॉइल टेस्ट का सैंपल 200 ग्राम का भेज सकते हैं। 7587538222 यह नंबर है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। यहाँ से आप एफपीसी में जुड़ सकते हैं, सॉइल टेस्ट के लिए भेज सकते हैं और सॉइल टेस्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारियों पर हम चर्चा करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी आत्माराम जी की सॉइल टेस्ट की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हम क्या बेहतर करें। ये सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फार्मर ने, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, यह भी मैं बतला दूं। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में जांचें कितनी प्रकार की होगी, एक सॉइल टेस्ट, दूसरा CEC, तीसरा ऑर्गेनिक कंटेंट, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। और मैग्नीज के बाद अगर मैं बात करूं तो बोरान, सल्फर, ऐसे कई सारी मल्टी जांचें होती है। लेकिन इनका देखा जाए तो अभी चने की फसल थी और आगे ये लगाने वाले हैं मिर्च और कॉटन। तो कॉटन भी अच्छा सल्फ़र उठाने वाला पौधा है, मिर्च को भी सल्फ़र की आवश्यकता है, और जो चना लगाया था वो नमक बहुत ज़्यादा छोड़ता है ज़मीन में। तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में हम देखते हैं कि यह क्या दर्शा रहा है, उसे भी समझने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो अभी इनका जो सॉइल टेस्ट में आया है, पहला सॉइल pH 8.2 जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 1 से 14 के बीच में सारणी रहती है, तो 6.5 होना चाहिए। अगर यह 7 है, 6 से 7 हुआ तो 10 टाइम बढ़ गया, और 7 से 8 हुआ तो फिर 10 टाइम बढ़ गया। मतलब कि एटलीस्ट आपका जो pH है वो लगभग 100 टाइम बढ़ चुका है। 8 या 8 के ऊपर होना मतलब कि 100 टाइम pH बढ़ जाना। 6 से 7 10 और 7 से 8 10, मतलब 100 टाइम pH बढ़ गया। मतलब ये बहुत ही छोटी बात नहीं है, इसको सीरियसली रूप से ध्यान से आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। और चने की जो फसल है उसको बार बार हम लगाते हैं तो नमक छोड़ता है फील्ड में और pH को बढ़ाता रहता है, इन्हेंस करता रहता है। अब हमें इस फील्ड में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एक हमारा pH बढ़ गया है, दूसरा हमारा कार्बन परसेंट अगर हम देखें कि क्या है तो यह 8.7 है। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट भाषा में 0.5 से 0.1 तक ठीक है, बट सही अगर हमें फार्मिंग करना है तो 1 से 5% के बीच में होना चाहिए, और अगर 5% है तो यह बहुत ही सही है। तो ये आपका 0 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 0.87 आ रहा है, मतलब कि यह कम है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक कार्बन परसेंट और एक pH। ये दोनों चीज़ें दिक्कत में है। बाकी अगर हम देखेंगे कि पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितना है, बाकी को हम अगर देखें तो नाइट्रोजन 240 से 480 होना चाहिए, जो कि ठीक है। फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, लगभग सारी चीज़ें ठीक है, बट pH ज़्यादा है। मतलब कि अब जो भी आप देंगे वह ज़मीन में और फिक्सेशन में जाएगा। pH कम करने के कुछ छोटे से आयाम हैं। 8 के ऊपर ज़्यादा है, मतलब प्रति एकड़ 2 टन जिप्सम डालना है।
जिप्सम एक तरह की खदानों की मिट्टी होती है जिसमें सल्फर और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी होती है। ये प्रति एकड़ 2 टन जिप्सम डालना है। और कार्बन परसेंट को इन्हेंस करने के दो उपाय हैं। एक, गोबर खाद का प्रयोग करें या केचुए खाद का प्रयोग करें तो उतनी मात्रा में डाल नहीं पाओगे। कम से कम 3 ट्रॉली पका हुआ गोबर जो बदबू नहीं कर रहा है, ऐसा 3 ट्रॉली गोबर हमें उपयोग करना है। इसका और भी अच्छा विकल्प है कि शुगर फैक्ट्री का प्रेस मड भी उपयोग कर सकते हैं। 3 ट्रॉली मतलब एक ट्रॉली में 2 टन आता है तो 6 टन या 6 टन प्रेस मड 1 एकड़ पे उपयोग कीजिए। और 2 टन जिप्सम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस सॉइल टेस्ट रिपोर्ट की, जो आत्माराम जी आपके खेत की रिपोर्ट है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके आगे जब हम फसल लगाते हैं तो ये फसल लगाने के पहले जब हम ज़मीन में प्रिपरेशन करें और फसल लगाने के बाद की अगर मैं तैयारी की बात करूँ आपकी, तो उसमें आपको करना है, जैसे कॉटन है और मिर्च है, तो 7-7 दिन में वीएम स्प्रे का प्रयोग करना है, मिट्टी का स्प्रे का प्रयोग करना है और ड्रेंचिंग भी करना है। अब मिट्टी का स्प्रे बनेगा कैसा? वीएम स्प्रे मतलब मिट्टी का स्प्रे। 200 लीटर का पानी, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसिनोमेटा और 20 केजी जंगल की मिट्टी, ये 3 चीज़ों को डाल करके अच्छे से हिला करके 24 से 36 घंटे रखना है। और उसके बाद कपड़ छान करके पौधा, जैसे आपके कॉटन है या मिर्च है 10 दिन का हुआ, कि आपको हर 7-7 दिन में स्प्रे करना है, फिर हर 14-14 दिन में स्प्रे करना है, थोड़ी फसल बड़ी हो जाए उसके बाद। बीच में आपका मन मर्जी का स्प्रे ले सकते हो, जैसे एक स्प्रे वीएम हुआ, एक स्प्रे आपकी मर्जी का हुआ, फिर एक स्प्रे वीएम का हुआ। मिनिमम ये है। बहुत सारे फार्मर केवल मिट्टी का स्प्रे 7 दिन में करते हैं और फसल में कोई भी कीट पतंग, तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर आते हैं पर नुकसान नहीं दे पाते हैं। और न्यूट्रिशन के लिए कोई सा भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मिट्टी न्यूट्रिशन का महासागर है। फंगल, वायरल, बैक्टीरियल सभी चीज़ों के लिए काम में आता है। और बी किसान एफपीसी के लाखों फार्मरों ने इसको अपनी हर फसल में स्प्रे करके देखा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। ये करता क्या है? अवशेष मुक्त आपकी फील्ड को बनाएगा, रेसिड्यू फ्री रखेगा। दूसरा, जो भी आप दवाइयाँ डालोगे उसका रेसिड्यू तोड़ता रहेगा। उसका जैसे पहले एमिडाक्लोपिड हम 1 ml डालते थे, अब 5-7 ml की आवश्यकता लगती है, तो वो आवश्यकता नहीं लगेगी। तीसरा, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इस मिट्टी में। अब ये जंगल की मिट्टी लेना कहाँ से है? जो भी समतल मिट्टी है उसमें एक गड्ढा करना है, कम से कम 5 फीट का, 7 फीट हो तो ज़्यादा अच्छा, 5 से 7 फीट का गड्ढा करना है। ऊपर से नीचे तक की 20 किलो मिट्टी लेना है, इसमें पाली बना दो और ऊपर से ढक दो मिट्टी निकालने के बाद, ताकि यह गड्ढा अगली बार और काम में आ जाए। ये गड्ढा होना चाहिए जहाँ पर कभी यूरिया, डीएपी, पोटाश नहीं डाला हो, लगभग जंगल का, और जहाँ इसके पास कांटे वाला पेड़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है और न्यूट्रिशन कॉलोनी है, ये आपके 200 लीटर पानी के बैरल में जब जाएगी और 24 से 36 घंटे रहेगी तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियलता देगी। और यही पौधों में जब जड़ों में आप ड्रेंच करोगे तो इसकी रूट को इन्हांस करेगी, क्योंकि ये जो 5 फीट गहरा गड्ढा है, इसकी ऊपर से नीचे तक की जो मिट्टी लोगे, इसमें ऊपर बैक्टीरिया है, यहाँ पर एंजाइम्स है, कार्बन है, और यहाँ पर न्यूट्रिशन का महासागर है। क्योंकि देसी केचुआ 3 से 4 फीट 5 फीट गहरे गर्भगृह में मिट्टी में रहता है और मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। और केचुए के ऊपर की जो चिपचिपी लार आती है वह पूरे मिट्टी के पार्टिकल में लगी हुई रहती है। और अनंत 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 बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारे पौधों की रूट को इन्हांस करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल है। इसे अगर आप करेंगे तो आपकी ज़मीन का पीएच कुछ भी है, पौधा भोजन उठाता रहेगा, पौधा भोजन उठाता रहेगा। आप जो भी फर्टिगेशन दे रहे हैं, पौधे ने फर्टिलाइज़र उठाना चाहिए। दूसरा, एक मोटा काम आपको करना पड़ेगा। पीएच बहुत ज़्यादा होने के कारण जो फर्टिलाइज़र आप दे रहे हो, भट्टी खाद बना कर दीजिए। भट्टी खाद मतलब कि आप उदाहरण के लिए 2 बोरी डीएपी, 2 बोरी पोटास
1 बोरी 12 32 16 ऐसे अगर कुछ डाल रहे हैं तो भट्टी खाद बनाओगे तो आपको क्या करना है, 2 बोरी डीएपी की बजाय 1 बोरी डीएपी करना है। समझ रहे हैं? 2 बोरी डीएपी की बजाय 1 बोरी डीएपी करना है, 2 बोरी पोटास की बजाय 1 बोरी पोटास करना है। अब ये हुआ 100 केजी था, ये 100 केजी था, टोटल हुआ 200 केजी। अब हमने लिया 50 केजी और 50 केजी, तो अब जो 100 केजी बचा है हमारा, तो 100 केजी मिट्टी, क्या लेना है, मिट्टी, इसको मिक्स करना है। ये आपका वापस हो गया 200 केजी फर्टिलाइज़र, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा डालना है गोबर, 200 किलो है तो 20 केजी गोबर और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, और नीचे प्लास्टिक, ऊपर से प्लास्टिक और हल्की नमी करके इसको ढक देना है। ऐसे भट्टी खाद बनेगा ये। और जैसे नीचे प्लास्टिक और ये आपने फर्टिलाइज़र को मिक्स किया, 200 किलो में 20 केजी गोबर और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, और इसको ऊपर से ढकना है। कम से कम 3 दिन के लिए ढका हुआ रहे, फिर इसको खाली करना है, और इसको खाली करना इन द सेंस कि थैली हटाना है और इसको फुडारना है, एक बार हिला देना है। तो रात भर खुला हुआ छोड़ो, सुबह से फिर ढक दो एक बार नमी करके अगले 3 दिन के लिए, तो टोटल 6 से 7 दिन के अंदर ये भट्टी खाद तैयार होता है। अब आपकी जो 1 बोरी डीएपी थी जिसमें आता है 1846, डीएपी के अंदर कंटेंट क्या आता है, 1846 तो ये जो 46% है ये है फास्फोरस। फास्फोरस की प्रवृत्ति है मात्र 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। कब, जब आपका पीएच 6.5 हो तब। पोटास 0.060 आता है और इसकी प्रवृत्ति है 35% लगता है और 65% फिक्स होता है। कब, जब आपका 6.5 पीएच हो। अब हमारा पीएच है 8.2, मतलब कि 20% भी लगेगा नहीं और 35% पोटास भी लगेगा नहीं। जब हम भट्टी खाद बनाते हैं तो यह उल्टा होता है, लगभग 80% तक लगता है और 65 से 70% तक पोटास लगता है। जब हम भट्टी खाद बनाते हैं तो रेडी यूज में आता है। तो भट्टी खाद इसलिए बनाना है कि हमारी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, तो जितना हम फर्टिलाइज़र बनाएं उतना पौधा पूरा ले ले। दूसरा, हमारा किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा हो इसके लिए, क्योंकि 2 डीएपी डाल रहे थे उसकी वजह 1 डीएपी। अब ये जो 2 डीएपी डाल रहे थे 100 किलो, जिसमें 46 केजी जाता, जिसका 20% लगता, मतलब 20% कितना हुआ, 6 दूनो 12, 4 दूनो 8 और 1 9, 9 किलो 200 ग्राम लगता फील्ड में। कब, जब 6.5 पीएच होता तब। अब पीएच हमारा ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये जो 9.200 ग्राम फास्फोरस लगता, इससे भी कहीं ना कहीं 4 से 5 किलो ही फास्फोरस लगेगा। और जब आप भट्टी खाद बनाते हो तो भट्टी खाद बनाने में आपने डीएपी कर दिया आधा, मतलब आपके जेब का पैसा भी हो गया आधा, और साथ में पैरेलल आपने 46% उसके अंदर है, तो आपने डाला 23 किलो। 23 किलो का 80% लगेगा, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 की 4, 8 दूनी 16 और 1 17। एक्चुअली मेरा ना कैलकुलेशन कमज़ोर है। 23 गुणित 0.80, कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने, 18 किलो 400 ग्राम लगेगा। और यहाँ पर पीएच ज़्यादा हो या कम हो, भट्टी खाद 100% लागू होता है, ये हमारा प्रैक्टिकल है। अब इस पीएच ज़्यादा होने के कारण आप 2 गोनी डीएपी डालने पर भी 9 किलो 200 ग्राम नहीं दे पा रहे हो, और यहाँ पर भट्टी खाद बना करके आप 18 किलो 400 ग्राम दे रहे हो 1 बोरी से, और आप यहाँ 2 बोरी से 9 किलो 200 ग्राम नहीं दे पा रहे हो। तो फार्मरों से निवेदन है कि भट्टी खाद बनाने पर जाए, और पीएच जिनके भी खेत का ज़्यादा आ रहा हो वह इस तरीके से भट्टी खाद बना कर डालें। निश्चित है इस विधि को आप अगर अपनाएंगे तो काफ़ी कुछ किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज़्यादा होगा। और जो फार्मर मेरा ये रिकमेंडेशन देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसे शेयर करें और लाइक करें, और नीचे यह रेड लाइन में सब्सक्राइबर जो लिखा है इस बेल आइकन को भी दबाएं, बटन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अच्छा लगा हो तो ही शेयर करना है। और सॉइल टेस्ट किसी भी को भी कराना हो तो सॉइल टेस्ट के लिए मिट्टी कैसे निकालेंगे,
5-5 एकड़ के ब्लॉक के सॉइल टेस्ट होते हैं। 5 एकड़ से ऊपर होता है तो 2 सॉइल टेस्ट होंगे। पूरे खेत में अगर 3 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ है तो एक ब्लॉक मानो, और उससे 10-10 फीट की जगह छोड़ दो जहाँ से लेना नहीं है मिट्टी का सैंपल, क्योंकि ये ज़मीन दबी हुई रहती है, यहाँ से मत मानो लेना। अलग अलग जगह से 20-30 सैंपल कलेक्ट करो, कहीं से भी रेंडमली उठा लो। एक झोला रखो, एक 4 इंच की मिट्टी हटाई, एक मुट्ठी ले लिया, 4 इंच मिट्टी हटाई, एक मुट्ठी ले लिया, 4 इंच मिट्टी हटाई, एक मुट्ठी ले लिया। इस तरीके से आपका सैंपल रेडी होते जाएगा। अब ये जो सैंपल रेडी हुआ लगभग 3 से 5 किलो हुआ। पूरे 5 एकड़ में से सैंपल आपने ऊपर 4 इंच मिट्टी हटा के लिया। इसको मिक्स करना है, 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 मिक्स करना है। और बड़े लकड़ी के टुकड़े, बड़े कंकर पत्थर, प्लास्टिक, लोहा हो तो उसे फेंक देना है। मिक्स करने के बाद इसको आधा फेंकना है। अब आपके पास बचा क्या? आधा मिक्सिंग। फिर इसको मिक्स करना है, फिर इसको मिक्स करना है, फिर इसको मिक्स करना है, फिर मिक्स करने के बाद आधा फेंकना है। तो आपके पास बचा क्या? 25% मिक्सिंग। फिर इसको मिक्स करना है, फिर इसको मिक्स करना है, फिर आधा फेंकना है। तो आपके पास बचा क्या? 150 से 200 ग्राम। यह कोरियर करना है बी किसान APC के एड्रेस पर 75,875 38,222, यह नंबर है। इस एड्रेस पर आप गूगल पर डालेंगे तो एड्रेस आ जाएगा। पूरे भारत से कोई भी सैंपल भेज सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी प्रक्रिया है। मिट्टी की जांच कैसे कराएं। थैंक यू।